अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। मैं हूं केज़ार खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद केज़ार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का शुरू किया हुआ है और हमने 7-8 लेक्चर मुकम्मल कर दिए। तो आज हम लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं जो है रिलेटिव एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग रिलेटिव एटॉमिक नंबर हमको ये जान लेना चाहिए कि अगर हम क्या करें, कोई भी एटम है उसका मास करें, क्या करें, मालूम करें, उसको मास को मालूम करना बहुत ही निहायत ही मुश्किल है, क्योंकि उससे जो मास की वैल्यू आती है किसी भी एटम की वो निहायत ही छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है जी। बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से हम उसको मालूम नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पर ले लेते हैं कोई ना कोई एटम। तो आजकल जो एटम चल रहा है स्टैंडर्ड के तौर पर वो है कार्बन 12। कौन सा? कार्बन 12। इसको हम किसके तौर पर लेंगे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एटम के। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि एटम का जो मास है अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बहुत ही छोटा आता है, तो हम इस स्टैंडर्ड करेंगे। अगर मान लो कि हमने किसी भी एटम का क्या करना है कि मास मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन 12 को ले लेंगे, कार्बन 12 के मास को ले लेंगे, एक जगह में एक तराजू है मान लो, उसमें हम रख देंगे कार्बन 12 के मास को, और उसके तराजू के दूसरे पलड़े में हम क्या रखेंगे, जो हम मास मालूम कर रहे हैं एटम का। जैसे ये सेम हो जाएगा तो इस तरह में क्या हो जाएगा, एटम का मास मालूम हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, रिलेटिव एटॉमिक। पहले मैंने आपको बताया है कि हम किसको स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे, स्टैंडर्ड एटम के तौर पर कार्बन 12 को। अगर हम किसी भी एलिमेंट है उसका 1/12 हिस्सा इस कार्बन 12 स्टैंडर्ड एटम का ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जिस तरह इसकी तारीफ क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to 1/12 of mass of कार्बन 12। अगर हम क्या करते हैं, 1/12 हिस्सा ले लेते हैं, 1/12 पार्ट किसका, मास ऑफ कार्बन 12 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी रिलेटिव एटॉमिक नंबर की। तो इसके आगे आ जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं AMU से। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है, डेफिनेशन करते हैं, द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 ये क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट होगी। ठीक है,
अब हम हमारे पास जो कार्बन आता है, कार्बन का मास कितना होता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बन सी, 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसके अलावा 1 मोल ऑफ कार्बन किसके अलावा होता है? 6.03 ग्राम 10 रेज की पावर -23 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 मालूम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 12/6.023 क्रॉस 10 रेज की पावर -23। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.9 क्रॉस 10 रेज की पावर 99 क्रॉस 10 रेज की पावर 23 ग्राम आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है? कार्बन 12 का 1 मोल है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये आ गया हमारे पास। अब हमने तो निकाल लिया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इतना होता है। तो अब हम इसको AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था कि एटॉमिक मास यूनिट 1 किसके बराबर होता है? 1 AMU। डेफिनेशन में हम देखा था कि 1/12 और मास ऑफ कार्बन 12 इसके बराबर है। तो मास ऑफ कार्बन 12 जो है मोल, वो यहाँ से हमें मिला हुआ है। ये देखिए, हम इसमें पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 1.99 क्रॉस 10 रेज की पावर -23 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 1.67 क्रॉस 10 रेज की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 जो होता है, 1 किलोग्राम वो इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, अगर पावर में लिखें तो 10 रेज की पावर 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम। अब देखें, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.67 क्रॉस 10 रेज की पावर -24 क्रॉस 10 रेज की पावर-3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राम से किलोग्राम में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.67 क्रॉस 10 रेज की पावर-24 प्लस इंटू -3, तो किलोग्राम। ये कितना हो जाएगा? 1.67 क्रॉस 10 रेज की पावर -24 और -3 किलोग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 1.67 क्रॉस 10 रेज की पावर-27 किलोग्राम। अब हमारे पास ये क्या हो गया? 1 AMU आ गया। किसी भी एटम का मास नंबर वो इतना होता है। ठीक है, 1 AMU ऑफ एटॉमिक नंबर, ये तमाम इधर ही आता आ रहा है। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमने एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया, एटॉमिक मास यूनिट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ते हैं? एवरेज एटॉमिक नंबर। तो एवरेज एटॉमिक नंबर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट होना चाहिए। जब इनका कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम एवरेज एटॉमिक मास भी या एवरेज एटॉमिक नंबर भी जल्द क्लियर कर लेंगे आसानी से। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, अब देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एलिमेंट
elements having same atomic number, elements having same atomic number but different mass number. Isotopes of an element having same atomic number but different mass number, तो ये होता है आइसोटोप्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है और इसका मास नंबर 1 होता है, इसको कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम ये आइसोटोप बता रहा हूं मैं। अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 2 हो जाए, एटॉमिक नंबर 1 हो जाए, ये हो जाएगा ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 3 हो जाए, एटॉमिक नंबर 1 हो तो ये हो जाएगा ट्रीटियम। इसी तरह कार्बन हो गया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। ये भी आइसोटोप्स हो गए। इसके अलावा क्लोरीन 35 और इधर क्या है 17, क्लोरीन 37 और इधर क्या है 17, तो ये भी क्या क्लोरीन के आइसोटोप होंगे। ये किसके आइसोटोप है, कार्बन के। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं और ये किसके हैं, क्लोरीन के आइसोटोप। आई थिंक आपको ये समझ आ भी होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ। आइसोटोप्स वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, तो वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं